इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे अगर हम बात करें बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की, तो बीएड के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। या अगर आप ग्रेजुएशन में बीए कर रहे होंगे और आपका सब्जेक्ट अगर प्राचीन इतिहास हो, तो उसके लिए भी ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके आंसर के साथ विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आने वाले टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उन सब में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और वे आपके प्राचीन इतिहास से हो सकते हैं, जनरल हिंदी से हो सकते हैं, जनरल इंग्लिश से हो सकते हैं, रीजनिंग से हो सकते हैं, या आसान भाषा में कहिए तो जीके जीएस भी हो सकता है। तो इस तरह से आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास, मतलब प्राचीन के जो भारत का इतिहास है उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले कुछ टाइम में आपका जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो या डीएलएड का एग्जाम हो या ग्रेजुएशन में जो लोग बीए कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिस युग में पत्थरों के औजारों का उपयोग होता था उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ हम आधा लिख के छोड़ दिए हैं, इसके बाद आप समझदार हैं, आप आगे समझ लीजिएगा। तो शॉर्टकट तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे, जगह बचे और आसानी से आपको समझ में भी आ जाए, एग्जाम का तैयारी भी हो जाए। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, जिस युग में पत्थरों के औजारों का उपयोग होता था उसे किस नाम से जानते हैं। माने जिस युग में पत्थरों के हथियार का उपयोग होता था, पत्थरों के औजार का उपयोग होता था, उस युग को हम लोग किस नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा पाषाण काल के नाम से। जिस युग में पत्थरों के औजारों का उपयोग होता था उसको किस नाम से जानते हैं, पाषाण काल के नाम से। पाषाण काल कहिए चाहे पाषाण युग कहिए, दोनों एक ही बात है। दूसरा प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, आपका आंसर हो जाएगा 3 भागों में। अब 3 भाग तो जान गए, अब तीनों का नाम भी जान लीजिए कि 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। कौन कौन पहला होता है, तो कौन कौन से काल हैं, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। इन्हीं 3 वर्गों में बांटा गया है किसको, पाषाण काल को। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पूरा पाषाण काल में मानव के आजीविका का मुख्य साधन क्या था। पूरा पाषाण काल में मानव के आजीविका का मुख्य साधन, आजीविका का मतलब होता है रोजी रोटी चलाना, जीवन यापन करना। तो आंसर हो जाएगा शिकार करना और फल संग्रह करना। शिकार और फल संग्रह, इसका मतलब कि फल को जंगलों में घूम घूम के एकत्रित करना और शिकार, जानवरों का शिकार करके और उसका मांस खाना। किस काल के लोगों का है ये, पूरा पाषाण काल के। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, आदि मानव द्वारा सबसे पहले किया गया आविष्कार कौन सा था। आदि मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सा आविष्कार किया गया था, आपका आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार। आग कहिए या चाहे अग्नि कहिए, दोनों एक ही बात है। तो आदि मानव के द्वारा सबसे पहले महत्वपूर्ण खोज कौन किया गया था, तो आग का खोज किया गया था, अग्नि का खोज किया गया था। 5वां प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था। पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सा औजार बनाया गया था। औजार माने हथियार, तो सबसे पहले कौन सा औजार बनाया गया था, तो कुल्हाड़ी बनाया गया था। सबसे पहले क्या बनाया गया था, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी माने टांगी, गांव में देखे होंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, पूरा पाषाण काल में शैलीय चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किस चीज का हुआ है। पूरा पाषाण काल में जितने भी शैलीय चित्र अंकित किए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं, उनमें सबसे अधिक किसका अंकन किया गया है, पशुओं का किया गया है। सबसे पहले चित्रांकन किसका किया गया है, पशुओं का। किस काल में, पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में नव पाषाण काल की अवधि क्या है।
भारत में नव पाषाण काल की अवधि, अवधि का मतलब होता है उसका काल, माने कब से लेकर कब तक के काल को हम लोग नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग 4000 से 2000 ईसा पूर्व, लगभग 4000 से 2000 ईसा पूर्व। अब आप कहेंगे कि पहले 2000 से 4000 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ईसा पूर्व में जाएंगे तो पीछे से गिनाता है, माने पीछे से काउंट होता है, तो इसीलिए 4000 पहले आएगा, 2000 बाद में आएगा। लेकिन जब ईस्वी में जाएंगे तो पहले से बाद में की ओर गिनाता है, जैसे 2 के बाद 3 आएगा ईस्वी में, लेकिन जब ईसा पूर्व में जाएंगे तो 3 के बाद 2 आएगा। तो इसीलिए लगभग 4000 से 2000 ईसा पूर्व क्या माना जाता है, नव पाषाण काल की अवधि माना जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्राचीन इतिहास के अध्ययन में नवपाषाणिक शब्द का क्या अर्थ है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन में जो नवपाषाणिक शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो नवपाषाणिक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आंसर क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर का मतलब खुद पर डिपेंड रहिए, खुद का काम खुद से कीजिए, दूसरों पर निर्भर मत रहिए, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पशुपालन और कृषि के बाद नवपाषाण युग का महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। मतलब कि सबसे पहले पशुपालन और कृषि, ये दो का आविष्कार जब हो चुका, जब मानव इसका उपयोग करने लगे, किस किस चीज़ का, पशुपालन और कृषि का, तो उसके बाद से नवपाषाण युग में महत्वपूर्ण आविष्कार किस चीज़ का हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा पहिया का आविष्कार। किस चीज़ का आविष्कार हुआ, पहिया का। उसी के ज़माने में देखे होंगे कि पहले बैलगाड़ी आता था, हाथ गाड़ी आता था, पहिया माने चाका, तो पहिया का आविष्कार हुआ कब, सबसे पहले पशुपालन और कृषि का जब आविष्कार हो चुका था, लोग कृषि करने लगे थे, पशुओं को पालने लगे थे, तो उस समय उसके बाद से कौन सा आविष्कार हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ, जिसके माध्यम से गाड़ी बनाने लगे लोग और उस पर सामान ढोना शुरू कर दिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किस युग में पहली बार मातृदेवी के पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। किस युग में पहली बार मातृदेवी की पूजा का स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है, माने साक्ष्य मिलता है। आपका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही सबसे पहले मातृदेवी की पूजा का स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है कि हाँ, पहले के ज़माने के लोग भी मातृदेवी की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ। माने मिट्टी का जो बर्तन बनाने के लिए गोला सा एक चाक होता है, उसके ऊपर मिट्टी रख के उसको बर्तन बनाया जाता है, तो उस चाक का आविष्कार किस युग में हुआ। आपका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल कहिए चाहे नवपाषाण युग कहिए, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मानव द्वारा कपास तथा कपड़ा बनाने की कला की शुरुआत किस काल में किया गया। माने मानव के द्वारा कपास माने सूती का कपड़ा बनाना और कपड़ा बनाने का जो कला है उसको किस काल में शुरू किया गया, मानव के द्वारा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में इसका शुरुआत किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे एग्जाम में तो क्वेश्चन दिया रहता है और नीचे 4 विकल्प दिया रहता है, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अगर हम 4 ऑप्शन बताएंगे तो चारों ऑप्शन आपके दिमाग में घूमता रहेगा और चारों का चारों ध्यान में रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन वही अगर हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे तो दिमाग में केवल आंसर ही घूमता रहेगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन का सही आंसर पर टिक मार पाएंगे। तो इसीलिए 4 ऑप्शन न बताकर डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में केवल आंसर घूमता रहे और एग्जाम में आप आसानी से सही उत्तर दे सकें। एक तो ऑप्शन नहीं बताने का ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम 4 ऑप्शन लिख के बताएंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको कम से कम समय में कम से कम जगह में अधिक से अधिक नॉलेज कैसे दिया जाए ताकि आपके एग्जाम में सहूलियत मिल सके। तो इसीलिए 4 ऑप्शन न बताकर डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मानव द्वारा तांबा की खोज किस काल में की गई। मानव के द्वारा तांबा की खोज किस काल में की गई। आपका आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। तांबा की खोज कब की गई, तांबा माने कॉपर, तो तांबा का खोज कब किया गया था, मध्यपाषाण काल में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मानव द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी है? मानव के द्वारा सबसे पहले कौन से फसल उगाए जाते थे कृषि के रूप में? तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ का फसल। सबसे पहले कौन सा फसल उगाया जाता था? गेहूं और जौ का फसल उगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? आपका आंसर हो जाएगा कुत्ता को। तो कुत्ता जो है ये वफादार होते हैं, प्राचीन काल से ही कुत्ता पालने का रीति रिवाज चलते आया है। आज भी बहुत सारे घर में देखे होंगे कि कुत्ता को पालतू बनाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है। आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका। भीमबेटका एक जगह का नाम है और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रागैतिहासिक जो अवशेष होते हैं तो प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी में। आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियोलॉजी में। किसका अध्ययन किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल के जो भी अवशेष हैं, जो भी साक्ष्य हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु कौन सा है? मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु, माने सबसे पहले मानव के द्वारा कौन सा धातु का खोज किया गया था? आंसर हो जाएगा तांबा का खोज किया गया था। अब तांबा कहिए चाहे कॉपर कहिए, दोनों एक ही बात है। यही में एगो क्वेश्चन आ जाएगा कि कितना साल पहले खोजा गया था? कितना वर्ष पहले? लगभग 4200 ईसा पूर्व वर्ष पहले। इसका मतलब कि तांबा का खोज कितना साल पहले हुआ? 4200 ईसा पूर्व पहले हुआ था। किसका खोज? तांबा का खोज, माने कॉपर का खोज। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 200 से अधिक ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है? तो महाराष्ट्र में पता चला है। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत का सबसे बड़ा ताम्र निधियां कहां से प्राप्त किया गया है? भारत का सबसे बड़ा ताम्र निधियां माने तांबा से बने हुए जो वस्तु होते हैं तो कहां से प्राप्त किया गया है? तो कहां से प्राप्त किया गया है? गुंगेरिया, मध्य प्रदेश से प्राप्त किया गया है। गुंगेरिया एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के जो गुंगेरिया नाम का जो जगह है वहीं पे सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ताम्र निधियां खोजा गया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? ताम्रपाषाण काल के पतन में किस धातु ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? आपका आंसर हो जाएगा कांसा। कांसा क्या है? एक प्रकार का धातु है। तो कांसा धातु ने ताम्रपाषाण युग के पतन में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ताम्रपाषाण काल के पूजनीय पशु कौन सा है? ताम्रपाषाण काल में सबसे पूजनीय पशु किसे माना जाता था? आपका आंसर हो जाएगा सांड को। सांड को सबसे पूजनीय पशु माना जाता था किस काल में? ताम्रपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार कार्बन 14 एक प्रकार का ऐसा विधि है जिसके माध्यम से पुराने चीज़ों का, प्राचीन से प्राचीन चीज़ों का पता लगाकर उसका आयु ज्ञात किया जाता है। तो कार्बन 14 विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? माने सबको ऐसा तिथि बताना है जो कार्बन 14 विधि पर आधारित हो, उसके माध्यम से खोजा गया हो और जो सब जगह लागू हो, जो सब लोग मानते हों, तो वह तिथि बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तेईस सौ 50 से 1750 ईसा पूर्व इसका जो सर्वमान्य तिथि है वह माना जाता है कार्बन 14 विश्लेषण पद्धति के अनुसार। किसकी खोज? सिंधु सभ्यता की खोज। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का अर्थ हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था और कब किया था। एक ही साथ आपका दो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है इसका खोज हुआ था 1921 ईस्वी में।
हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। इसी में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा खोजा गया था, माने खोज किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी, चाहे दयाराम साहनी। अगर पूरा नाम बताना होगा तो राय बहादुर दयाराम साहनी बताइएगा, अगर शॉर्टकट नाम बताना होगा तो दयाराम साहनी बताइएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन में। तो राय बहादुर दयाराम साहनी उनका पूरा नाम हो जाएगा और दयाराम साहनी उनका शॉर्टकट नाम हो जाएगा। कितना ईस्वी में खोजे थे? 1921 ईस्वी में। किसको खोजे थे? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। तो एक साथ आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बों का आकार कैसा होता था? हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर बनाए जाते थे या जो भी कस्बे होते थे छोटे छोटे, उनका आकार कैसा बनाया जाता था? आंसर हो जाएगा आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर और कस्बे बनाए गए थे वो किस आकार में बनाए गए थे? चौकोर, आयताकार, मतलब कि आयत के आकार का चौकोर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल कौन सा है? पूर्व का मतलब यहाँ पहले मत समझ लीजिएगा। पूर्व का मतलब होता है जो पूर्व दिशा में स्थित हो। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्व में स्थित है उस पूरा स्थल का नाम बताना है कि सबसे पूर्व में कौन सा पूरा स्थल खोजा गया है। तो सबसे पूर्व में कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर। नाम क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उस जगह का नाम है और यह है कहाँ? तो मेरठ। मेरठ एक जिला है। कहाँ का जिला है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मेरठ जो है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है और वहीं पे आलमगीरपुर स्थित है जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्व दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है? सूतकांगे डोर भी क्या है? स्थल है। तो सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी ये शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों से निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? माने भवन जो बने होते थे वे कच्चे ईंटों से बने होते थे और वह नक्काशीदार होते थे। नक्काशी माने उसमें तरह तरह के नक्शे बनाए जाते थे। तो नक्काशीदार कच्चे ईंटों का जो भवन बनता था, माने घर बनाया जाता था, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? किस स्थल से मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कच्चे ईंटों से निर्मित जो भवन होते थे, नक्काशीदार कच्चे ईंटों से जो घर बनाए जाते थे, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन सा है? अभी आपको बताए थे कि पूर्व में कौन सा स्थित है, अब जान लीजिए कि पश्चिम में कौन सा स्थल स्थित है। नाम है सूतकांगे डोर। क्या नाम है? सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर जो जगह है, स्थल है, वह है कहाँ? तो पाकिस्तान में स्थित है। सूतकांगे डोर कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। तो पूर्व में अगर पूछा जाएगा तो पूर्व में आलमगीरपुर हो जाएगा जो मेरठ में है। मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगर पश्चिम में पूछा जाए तो पश्चिम में सूतकांगे डोर हो जाएगा। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में मकानों और दरवाजों की जो खिड़कियाँ होती थी वह मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? आपका आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल स्थल है वहाँ के जितने भी दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो किस ओर खुलती थी? सड़क की ओर खुलती थी। वही परंपरा आज भी अपने समाज में देखने को मिलता है। इसीलिए देखे होंगे कि जितने भी लोग अपने ज़मीन के लिए लड़ते हैं तो वे सड़क के किनारे वाले ज़मीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर बनवाएंगे जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर होगा।
मुख्य सड़क की ओर होगा, मुख्य मार्ग की ओर होगा। तो अभी जो परंपरा अपने यहाँ चल रही है ये प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है, हड़प्पा काल से ही देखने को मिलती है। और वो भी हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल स्थल है वहाँ से हमको ये साक्ष्य मिलता है। भवनों के जो दरवाजे होते थे और जो खिड़कियाँ होती थी वे मुख्य सड़क की ओर खोले जाते थे। तो कहाँ से मिलता है ये साक्ष्य? लोथल से मिलता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अब हड़प्पा सभ्यता की बात यहाँ हो रही है, हड़प्पा सभ्यता हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप समझिएगा हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है। स्नानागार का मतलब होता है बाथरूम, समझ लीजिए नहाने वाला घर। तो नहाने वाला जो घर है वो विशाल माने बहुत बड़ा नहाने वाला घर कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो भी हड़प्पा सभ्यता में। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन माने सबसे बड़ा बिल्डिंग, सबसे बड़ा मकान कौन सा था? आंसर हो जाएगा अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है कि अनाज रखने के लिए एक बड़ा सा भवन बनाया गया था। जैसे आज भी आप जाएंगे पटना में तो गोल घर बना हुआ है। तो गोल घर किस लिए बनाया गया था? अनाज को एकत्रित करने के लिए, अनाज को इकट्ठा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में ही अन्नागार बनाया गया था। अन्नागार माने अनाज रखने के लिए घर बनाया गया था और वो भी बहुत बड़ा आकार का। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? माने हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंध प्रणाली माने बहुत अच्छा तरीका से नाला का प्रबंध किया गया था। पानी को बाहर निकालने के लिए, पानी को गांव से शहर से बाहर ले जाने के लिए नाला बनाया गया था सड़क के किनारे। तो इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा धोलावीरा से। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, वहीं से जल निकासी का जो प्रबंध किया गया था, नाला बनाया गया था सुव्यवस्थित तरीके से, उसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के सबसे समृद्ध, सुव्यवस्थित और खूबसूरत नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे समृद्ध, सबसे सुव्यवस्थित और सबसे खूबसूरत नगर कौन सा था? किस काल के? हड़प्पा सभ्यता के। तो आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। इसका भी आंसर क्या होगा? धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का यह एक प्रमुख स्थल में से एक है और यहाँ पे सबसे समृद्ध, सुव्यवस्थित और खूबसूरत नगर का पता चला है, साक्ष्य मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा माने मुख्य कारोबार उनका क्या था? आंसर हो जाएगा कृषि। हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य पेशा था वह क्या था? कृषि था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने, मनका का मतलब मोती समझ लीजिए, माला वाला बनाया जाता है, गुड़िया। तो मोती बनाने का जो कारखाना होता था उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा लोथल से। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और यहीं से मनके बनाने का जो कारखाने हैं उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? हड़प्पा सभ्यता में माप की जो इकाई होती थी वह किस अनुपात में होती थी? तो वे होती थी 2 और 16 के अनुपात में। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 16 के अनुपात में होती थी। किस काल में? हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा जो स्थल है वह किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा घग्घर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। तो ये थे आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले बीएड के एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड के एग्जाम या बीए के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और उसमें अगर आपको जीके पढ़ना होगा या उसमें आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना होगा तो ये सारे प्रश्न उन एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो
तो आपको इस एक वीडियो से बीएड का भी तैयारी हो जाएगा, डीएलएड का भी तैयारी हो जाएगा, बीए का भी तैयारी हो जाएगा, या अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चंस आते होंगे, तो उन सब का तैयारी भी इसी एक वीडियो से हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।